अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज आप लोग को आ रही है क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। जी सर। ओके, तो स्टार्ट करें। यस सर। जी सर। जी सिक्स सर। सेमेस्टर के लड़कियों को ने भी ज्वाइन किया है। सिक्स सेमेस्टर से कोई है? जी सर। जी सर। जी सर। जी ओके, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में जो है हम सी पेज के बारे में पढ़ेंगे, सी पेज थ्योरीज के बारे में, और सी पेज की वजह से हमारे पास जो फेल्यूर्स होती हैं। तो आई थिंक प्रेजेंटिंग जो है मैंने स्टार्ट नहीं की। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटिंग। थोड़ा सा वेट कर ले, अजान हो रही है, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो स्क्रीन आप लोगों के साथ जो है शेयर हो रही है? यस सर। सर। जी ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। यस सर, स्क्रीन आज का स्टार्ट जो हो गई। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में जो है हम सी के बारे में पढ़ेंगे। सी पेज की वजह से हमारे पास जो फेल्यूर्स आती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सी पेज थ्योरीज के बारे में, जो डिफरेंट थ्योरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज सी पेज? Seepage is the slow escape of a liquid or gas through porous material or small holes. सीपेज हमारे पास जो है स्लो escape ऑफ जो है मटेरियल है, लिक्विड हो चाहे हमारे पास गैस हो, थ्रू पोरस मटेरियल, यानी कि जो उस मटेरियल से जिसके अंदर पोर्स हो, तो उसके हमारे पास जो मटेरियल जो पोरस मटेरियल है उसके अंदर हमारे पास जो छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उससे हमारे पास जो लिक्विड जो है, कोई भी लिक्विड हो जो स्लोली स्लोली उससे पास होता है, उसको हम सीपेज कहते हैं। फिर जो सीपेज इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक। द एम ऑफ स्टडिंग सीपेज इन सिविल इंजीनियरिंग आर। सीपेज जो है हमारे पास जो है वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जो है ग्राउंड वाटर है। और सीपेज में जो है हमारा जो एम है सिविल इंजीनियरिंग में जो है सीपेज को स्टडी करना। उसमें हमारा जो पहला एम है वो है टू फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ सीपेज थ्रू एंड बीनीथ द स्ट्रक्चर। जो पहला हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट जो एम है हमारा, कि हम जो है सीपेज को जो है हम पढ़े,
कि हमारे पास जो डिस्चार्ज है सीपेज का वो हमारे पास कितना है थ्रू द स्ट्रक्चर और बीनीथ द स्ट्रक्चर। ये यानी कि हमारे पास जो है जो स्ट्रक्चर है उससे कितना डिस्चार्ज हो रहा है, उसके सरफेस से यानी जो हम स्ट्रक्चर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, और बीनीथ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नीचे से जो है हमारे पास जो है कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट एम है टू स्टडी सीपेज इन सिविल इंजीनियरिंग। सेकंड जो हमारा एम है टू फाइंड अपलिफ्ट प्रेशर अंडर द स्ट्रक्चर। अपलिफ्ट प्रेशर जो है उसको स्टडी करना बीनीथ द स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल आपके पास जो है स्ट्रक्चर है ग्रेविटी डैम, फिगर में आपको नजर आ होगा, नीचे से जो है सीपेज हो रही है, जो लाइंस आपको नजर आ रही है ये हमारे पास जो है वाटर जो है सीप कर रहा है बीनीथ द स्ट्रक्चर। ये जो सीपिंग वाटर है ये नीचे से जो है स्ट्रक्चर के ऊपर जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है क्रिएट करता है। सो इस अपलिफ्ट प्रेशर को जो है कैलकुलेट करना टू फाइंड द अपलिफ्ट प्रेशर बीनीथ द स्ट्रक्चर, ये हमारा जो है सेकंड एम है। थर्ड जो है टू फाइंड सोल्यूशन फॉर फाउंडेशन एंड पाइपिंग फेल्यूर। और थर्ड जो है हमारे पास जो है इसके लिए जो है सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास जो फाउंडेशन फेल्यूर है एंड पाइपिंग फेल्यूर है उसके लिए जो है सोल्यूशन जो है तलाश करना, ये हमारे पास जो है तीसरा एम है। पाइपिंग फेल्यूर क्या है आगे हम इसको अभी पढ़ेंगे। सीपेज थ्योरीज। Hydraulic structure may either be founded on an impervious solid rock foundation or a pervious foundation. Whenever such a structure is founded on pervious foundation, it is subjected to seepage of water beneath the structure in addition to all other forces. हमारे पास जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है या तो वो उसको हम जो है इम्परवियस सॉलिड रॉक के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट करने हैं या जो है इम्परवियस फाउंडेशन के ऊपर। लेकिन जब कभी भी जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अगर उसको हम जो है जो है हम उसको परवियस फाउंडेशन, यानी कि वो फाउंडेशन जिसके थ्रू जो है फ्लूइड या लिक्विड जो है पास हो सकता है, सीप कर सकता है, ऐसे फाउंडेशन के ऊपर हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है सीपेज जो है अकर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर जो है फोर्सेस जो है लग रहे होते हैं सीपेज की वजह से, और साथ ही साथ जो है जो दूसरे फोर्सेस है वो भी जो है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है लग रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है हमारा स्ट्रक्चर है, वियर कह ले डैम कह ले, ये आपके पास जो है अपस्ट्रीम साइड है और ये आपके पास जो है डाउनस्ट्रीम साइड है। अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो है ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ तक आपके पास वाटर जो है स्टोर हुआ है, ये उसका जो है लेवल है H1 से इसको डिनोट किया है। तो इसका जो प्रेशर है स्ट्रक्चर के ऊपर वो आपके पास जो बराबर है F1 इज इक्वल टू गेमा H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इस होल एरिया का आपके पास जो प्रेशर है इस लिक्विड का हमारे सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसलिए स्टोरेज वाटर की वजह से वो आपके पास जो है वो प्रेशर जो है बराबर है गेमा, यानी कि यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड है इसका जो यूनिट वेट है वो H1 आपके पास ये हाइट है उसका स्क्वायर ले डिवाइड बाय 2 कर ले, तो आपके पास जो है टोटल जो है प्रेशर आ जाएगा इस लिक्विड की वजह से। इस साइड के ऊपर डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो है टेल वाटर प्रेशर होता है। टेल वाटर प्रेशर वो होता है टेल वाटर वो होता है जो स्ट्रक्चर से जाके दूसरे साइड के ऊपर आपके पास जो वाटर होता है वो टेल वाटर होता है। डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो वाटर होता है उसको हम टेल वाटर कहते हैं, और टेल वाटर का जो प्रेशर होता है उसको हम टेल वाटर प्रेशर कहते हैं। और ये आपके पास बराबर है F2 इज इक्वल टू गेमा H2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी H2 आपके पास जो है ये हाइट है टेल वाटर का हाइट है, और जो टोटल प्रेशर है इस टेल वाटर को आपके पास बराबर है जो कि इस साइड से अप्लाई होगा वो आपके पास है गेमा, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, इस वाटर का ये जो लिक्विड है यहाँ पर उसका गेमा है। H2 जो है आपके पास ये हाइट है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वो इसके जो है बराबर है। इन केस आपके पास जो है अगर टेल वाटर नहीं है, ये वाटर जो है अगर आपके पास नहीं है, तो नीचे से आपके पास जो है जो प्रेशर जो है स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होगा वो आपके पास जो है बराबर होगा गेमा H1 इंटू बी के डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास जो है ट्राइंगुलर शेप में ऐड करेगा। सो इसका जो प्रेशर है वो आपके पास जो है सेंट्रॉइड इसका जो है तकरीबन यहाँ पे होता है, ये डिस्टेंस इस साइड से L/3 के बराबर होगा, सॉरी B/3 के बराबर होगा, और इस साइड से 2B/3 के बराबर होगा। सो इस पॉइंट पे तकरीबन इसका जो है सेंट्रॉइड आता है, इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा प्रेशर जो है ऐड करेगा, ठीक है, बाकी तो पूरे उसके ऊपर करेगा लेकिन उसका जो सम ऑफ प्रेशर है वो सेंट्रॉइड के ऊपर जो है ऐड करता है, जो कि बराबर है गेमा H1 इंटू बी डिवाइड बाय 2 के। और अगर आपके पास जो है टेल वाटर प्रेशर है
सो उस केस में आपके पास जो है जो डायग्राम आपके पास बन रहा है अपलिफ्ट प्रेशर का, वो आपके पास जो है ट्रेपेजॉइडल शेप में बन रहा है। सो वो आपके पास बराबर हो जाएगा गेमा H1 प्लस गेमा H2 डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये आपके पास जो है टोटल प्रेशर जो है ये जो है आपके पास जो है यहाँ पर एक्ट करेगा। या अब आप इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि इसको आप जो है यहाँ पर एक लाइन लगा ले, ये जो है आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन बन गया। आप इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल से फाइंड करें, नीचे आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगुलर एरिया बन गया, इसको आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से फाइंड करें, दोनों को ऐड कर ले। आपके पास इस एरिया इस स्ट्रक्चर की वजह से, इस शेप की वजह से आपके पास जो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर जो है क्रिएट होगा, वो आप इस तरह इजीली इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो है दिस वाटर सीपिंग बिलो द बॉडी ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंडेंजर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड मे कॉज इट्स फेल्यूर आइदर बाय पाइपिंग आल्सो कॉल्ड अंडरमाइनिंग और बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट। जो सीपिंग वाटर है जो बिलो द बॉडी ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमारे पास जो है ट्रेवल करता है, वो जो है उसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो डेंजर में पड़ जाती है। और इसकी वजह से हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर जो है कॉज हो सकते हैं। दैट इज बाय फेल्यूर ड्यू टू पाइपिंग। विद पाइपिंग को जो है इसको कहते हैं अंडरमाइनिंग, साथ ही साथ जो है डायरेक्ट अपलिफ्ट। या तो आपके पास जो है पाइपिंग ये होगी जिसको हम अंडरमाइनिंग भी कहते हैं, या जो है डायरेक्ट अपलिफ्ट। पाइपिंग क्या है? फेल्यूर बाय पाइपिंग और अंडरमाइनिंग when seepage water retains sufficient residual force at the emerging downstream side of the work, it may lift up the soil particle. This leads to increased porosity of the soil by progressive removal of soil from beneath the foundation. The structure may ultimately subside into the hollow so formed, resulting in the failure of the structure. इस केस में आपके पास जो है अगर आपके पास जो है पोरस मटेरियल है, सॉइल जो है वो पोरस है, यानी उसकी जो है पोरोसिटी जो है ज्यादा है। पोरोसिटी मींस कि उसके अंदर जो है जो स्पेसेस है, होलो स्पेसेस है, वो ज्यादा है। ठीक है, मटेरियल के अंदर जो बीनीथ द फाउंडेशन आपके पास जो मटेरियल है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपके पास बीनीथ उसका जो है नीचे जो फाउंडेशन है, परवियस फाउंडेशन है, यहाँ तक आपके पास जो है वाटर स्टोर हुआ है। ठीक है, सो आपके पास जो है आहिस्ता यहाँ से जो है वाटर जो है सीपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये अपने साथ जो है यहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल भी लेके जो है दूसरे साइड पे जो है चलता रहता है, ले जाता रहता है। वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर नीचे जो है पूरी जगह जो है खाली हो जाती है। जब ये जगह खाली हो जाती है, यहाँ पर वाटर से का जो है स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वाटर का प्रेशर लग रहा होता है। एज ए रिजल्ट आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है फेल कर जाता है, सबसाइड कर जाता है, जो है यानी कि इसके अंदर जो है उल्टा हो जाता है। सो इस टाइप ऑफ फेल्यूर को कहते हैं पाइपिंग या अंडरमाइनिंग। सेकंड जो टाइप ऑफ फेल्यूर है वो है डायरेक्ट अपलिफ्ट। ठीक है, the water seeping below the structure exerts an uplift pressure on the floor of the structure. If this pressure is not counterbalanced by the weight of the concrete or masonry floor, the structure fail by rupture or a part of the floor. जो वाटर सीपिंग बिलो द स्ट्रक्चर अगर आपके पास जो वाटर है वो सीपिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से अभी हमने शुरू में पढ़ा कि उसकी वजह से हमारे पास जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है लग रहा होता है। यानी कि ये आपके पास जो है स्ट्रक्चर है, नीचे से ये सीपिंग हो रही है, तो ये सीपेज वाटर जो है, सीपिंग वाटर जो है स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ से नीचे से जो है प्रेशर भी जो है लगा रहा होता है। अगर इस प्रेशर को जो है आपका वेट ऑफ द डैम जो है कंक्रीट या आपका जो यहाँ पर जो फ्लोर है, कंक्रीट फ्लोर है, वो इसको जो है बैलेंस ना करे अपने वेट के साथ इस अपलिफ्ट प्रेशर को, तो एज अ रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जो है क्रैक आ जाएगा, या आपका जो फ्लोर है वो जो है टूट जाएगा। सो इस वजह से इस तरह आपके पास जो है फेल्यूर जो है अकर होता है बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट। यहाँ पर आपके पास जो है हेड वाटर, इसको जो है हेड वाटर कहते हैं, जो आपके पास अपस्ट्रीम साइड के ऊपर वाटर होता है, और जो डाउनस्ट्रीम के साइड के ऊपर आपके पास वाटर उसको टेल वाटर कहते हैं। ये आपके पास जो है डैम है और इसका जो टोटल वेट होता है उसको वेट ऑफ द डैम कहते हैं। ये साइड जो है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर इसका जो एंड होता है इसको हील कहते हैं, जो डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर इसका जो एंड होता है उसको टो कहते हैं। नीचे से जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है सीपिंग वाटर की वजह से लग रहा होता है। अगर ये अपलिफ्ट प्रेशर जो है ये वेट ऑफ द डैम जो है ये डैम अपने वेट की वजह से इसको बैलेंस ना करे और ये अपलिफ्ट प्रेशर जो है एक्सीड कर जाए इस वेट से, तो इस रिजल्ट आपका जो डैम है वो क्रैक हो जाएगा। या आपके पास अगर जो फाउंडेशन आपने लगाई है, जो फ्लोर आपने जो है कंस्ट्रक्ट किया है, उसके ऊपर आपने जो डैम कंस्ट्रक्ट किया वो फ्लोर जो है वो टूट जाएगा। सो इस तरह आपके पास जो है
टू टाइप्स ऑफ फेल्यूर जो है अकर होता है ड्यू टू सीपेज। फिर जो है जनरली जो है सीपेज की कुछ थ्योरीज हैं। तो जनरली देयर आर थ्री सीपेज थ्योरीज। द फर्स्ट वन इज द ब्लीस क्रीप थ्योरी, द सेकंड वन इज द लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी एंड द थर्ड वन इज द कोसला थ्योरी। ये तीन थ्योरीज है सीपेज की। फर्स्ट वन जो है ब्लीस क्रीप थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू ब्लीस थ्योरी द परकुलेटिंग वाटर फॉलोज द आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। In other words, water creeps along the bottom contour of the structure, and the length of the path thus traversed by water is called the length of the creep. That is L is equal to LH plus LV. According to Bleek's theory जो है आपके पास जो सीपेज वाटर है वो फ्लो करता है beneath the structure, आपके स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है beneath the bottom contour of the structure जो है वो फ्लो करता है। बॉटम कंटूर से मुराद ये है कि जहां पर आपका स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, यहाँ से सीपिंग स्टार्ट हुआ है, ये आपके पास जो है पाइल है, ये इस पाइल के साथ जो है यहाँ पर ट्रेवल करेगा ये सीपिंग वाटर, अगेन ये यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आपका यहाँ पर बेड है तो इस बेड के साथ अगेन ट्रेवल करेगा, अगेन यहाँ पर आपके पास जो है पाइल है तो ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर जो है आपके पास जो बेड है उसके साथ फ्लो करेगा, अगेन यहाँ पर आपके पास पाइल है, ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो इसको कहते हैं अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर। सो ब्लीक्स कहता है कि आपके पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीपेज है, ये इसको जो है जो वर्टिकल पानी जो है जो मूव करता है इसको जो है वर्टिकल सीपेज कहते हैं। ये आपके पास जो वर्टिकल वाटर जो है जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वाटर मूव करता है इसको कहते हैं वर्टिकल सीपेज, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाटर मूव करता है इसको जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल सीपेज। सो ब्लीस कहता है कि आपके पास जो है अलोंग द बॉटम कंटूर आपके पास इस तरह जो है सीपेज होती है, और टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप आपके पास बराबर है, ये वर्टिकल क्रीप आप इसको ऐड कर ले और ये हॉरिजॉन्टल क्रीप, स्टार्ट से लेकर एंड तक इन सबको आप जो है ऐड कर ले, तो ये आपके पास जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप के बराबर है। Further, it is assumed in this theory that the loss of head is proportional to the length of creep। और साथ ही साथ जो है ये एज्यूम किया गया इस थ्योरी में कि आपके पास जो लॉस ऑफ हेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ क्रीप्स के, यानी कि आपके पास जितना लॉस ऑफ हेड होगा, ठीक है, उतना ही आपके पास जो है लेंथ ऑफ क्रीप होगा, ठीक है। सो आपके पास जब सीपेज वाटर यहाँ बीनीथ द स्ट्रक्चर वाटर सीप करेगा तो यहाँ पर आपके पास जो हेड है वो लॉस होगा, तो ये जो लॉस ऑफ हेड है ये आपके पास बराबर होगा डायरेक्टली proportional to the length of the creep. If HL is the total head loss between the upstream and downstream and L is the length of the creep, then the loss of head per unit length of the creep, that is HL over L, is called the hydraulic gradient। जो आपके पास जो HL है जो total head loss है between the upstream and downstream, ठीक है, और आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो अगर आपके पास L के बराबर है तो आपके पास जो टोटल लॉस ऑफ हेड है पर यूनिट लेंथ यानी कि HL डिवाइडेड बाय L, ये आपके पास बराबर हो जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है टोटल हाइड्रोलिक ये आपके पास जो है डिफरेंस ऑफ हेड है बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सो ये लाइन आपके पास जो है कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नोट ब्लीज मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। ब्लीज ने जो है कोई डिस्टिंक्शन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप में जो है नहीं की, यानी कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है और जो वर्टिकल क्रीप है ये दोनों जो है यानी कि एक जैसा जो है ट्रेवल करती है। यहाँ से ये वर्टिकल जो है वर्टिकल लेंथ जो है वर्टिकल सीपेज जो है जितना ट्रेवल करती है उतना जो है जितने स्पीड से या उतने स्पीड से जो है ये हॉरिजॉन्टल क्रीप भी या उतना इफेक्टिवली जो है ये हॉरिजॉन्टल क्रीप भी जो है मूव करती है। सो इस तरह उसने कोई डिस्टिंक्शन यानी कोई डिफरेंस जो है इन दोनों में शो नहीं की। Now consider a section as shown in figure above. Let HL be the difference of water level between upstream and downstream, and let आप जो है इस फिगर में जो है सेक्शन है उसमें जो है एज्यूम कर ले कि HL जो है आपके पास डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल है between upstream and downstream side. Water will seep along the bottom contour as shown by arrows. Water जो है मूव करेगा along the bottom contour जिस तरह arrows से जो है शो किया गया है। It starts percolating at A and emerges out at B.
ये जो है स्टार्ट करेगा इमर्जिंग एट ए और बाहर निकलेगा एट बी। The total length of the creep is given by L is equal to D1 plus D1 plus L1 plus D2 plus D2 plus L3 प्लस L2 प्लस D3 प्लस D3। जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो आपके पास बराबर है D1 प्लस D1 के। ये आपके पास जो हाइट है ये आपके पास जो है D1 के बराबर है। सो D1 प्लस D1, ये वाटर जब सीपिंग करता है तो एक ये साइड है एक ये साइड है, सो दो साइड हो गए D1 प्लस D1। फिर ये जो लेंथ है ये आपके पास जो है L1 के बराबर है, सो प्लस L1 अगेन प्लस D2 प्लस D2, ये जो हाइट है D2 के बराबर है। ठीक है, सो एक साइड ये होगा एक साइड ये होगा D2 प्लस D2। फिर ये जो इन दो पाइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आपके पास L2 के बराबर है, सो ये आपके पास टोटल क्रीप आ जाएगा L2। फिर आपके पास जो है ये साइड और ये साइड D3 के बराबर है, सो D3 प्लस D3। सो इस तरह आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो आपके पास बराबर हो जाएगा D1 प्लस D1 प्लस L1 प्लस D2 प्लस D2 प्लस L2 प्लस D3 प्लस D3। इसमें से जो है आप L1 प्लस L2 जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल क्रीप है, प्लस 2 टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3 आपके पास जो है वर्टिकल क्रीप है। ठीक है, सो D1 और D2 D3 ये जो है 2 टाइम्स है, सो आपके पास जो है आ जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस 2 इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3। इसमें आपके पास जो L1 और L2 है ये आपके पास टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर के बराबर है जो कि B के बराबर है। सो L1 प्लस L2 का आप रिप्लेस कर ले B से, सो आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो आ जाएगा B प्लस 2 D1 प्लस D2 प्लस D3। सो इस तरह आप जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हेड लॉस है पर यूनिट लेंथ ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वो आपके पास जो है बराबर है HL यानी कि हेड लॉस डिवाइडेड बाय टोटल क्रीप लेंथ। सो HL आपके पास जो है हेड लॉस है, ठीक है, और टोटल क्रीप लेंथ आपके पास ऑलरेडी हमने इसको यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लिया, आपके पास बराबर है B प्लस 2 इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, सो ये आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ है जो कि जिसको हम डिनोट करते हैं L से। सो ये आपके पास जो टोटल क्रीप लेंथ है ये आपके पास बराबर है L के। सो आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आपके पास बराबर हो जाएगा HL डिवाइडेड बाय L यानी कि हेड लॉस between the upstream and downstream side divided by total length of the creep। यह के पास जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। And the head loss is HL over L into 2D1, HL over L into 2D2, HL over L into 2D3 will occur at locations of three vertical cutoff। और आगे पास जो है जो HL over, काइंडली आप लोग जो है जो माइक जिसने ऑन किया उसको ऑफ कर लें। सर दे मंजर टाइम दे 4 बजे जमा करे No mic off ka muz ba na kasmo ke kana ya lecture off na ya ma tikam muz la latsha mic off ka kana। ठीक है, तो आपके पास जो है जो 3 वर्टिकल कट ऑफ है आपके पास जहां जिस जिस पोजीशन के ऊपर आपके पास जो है पाइल्स है इसको जो है वर्टिकल कट ऑफ कहते हैं। एक वर्टिकल कट ऑफ आपके पास ये है, एक ये है, एक ये है। सो इन पोजीशन के आपके पास ऊपर आपके पास जो हेड लॉस है आपके पास बराबर है HL ओवर L इंटू 2D1 यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू 2D1 के बराबर है आपके पास टोटल हेड लॉस। सिमिलरली इस पोजीशन के ऊपर आपके पास जो है HL ओवर L इंटू 2D2 के बराबर है, और इस पोर्शन के ऊपर आपके पास जो है HL ओवर L इंटू 2D3 के ऊपर आपके पास जो है टोटल हेड लॉस जो है बराबर है इन 3 कट ऑफ्स के ऊपर। The hydraulic gradient line HGL line can then be drawn as shown in figure। जो तीनों कट ऑफ से आप इनको जो है आपके पास एक कट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 आपके पास जो है कट ऑफ से, तो इन तीनों को जो है बस इन तीनों को जब आप एक लाइन से जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन दो के दरमियान जो आपके पास जो डिफरेंस ऑफ हेड्स है, ठीक है, एक आपके पास लॉस ऑफ हेड ये आ गया, एक आपके पास लॉस ऑफ हेड ये आ गया। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉस ऑफ हेड्स इज नोन एज कॉल्ड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सो इस लाइन को कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। एक हेड लॉस ये है, एक ये है, इनको आप आपस में ज्वाइन कर ले इस लाइन से। सो इस लाइन को कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सिमिलरली एक हेड लॉस आपके पास ये है, एक ये है, ठीक है,
सो इनको भी आप एक लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास जो है सेकंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है बन जाता है। अच्छा, फिर जो है अगर आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू ब्लीफ, अगर आप जो है सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग या अंडरमाइनिंग को जो है करना चाहते हैं, अगेंस्ट पाइपिंग या अंडरमाइनिंग, तो किस तरह आप जो है करेंगे। सो उसके लिए ब्लीफ ने जो है एक फार्मूला दिया और कुछ वैल्यूज दी हैं, तो उसको आप यूज करके जो है सीपेज से जो है बच सकते हैं, या उसके जो है डिस्ट्रक्टिव कॉज डिस्ट्रक्टिव उसका जो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन अगर होती है उससे आप जो है बच सकते हैं। So according to Bleak, the safety against piping can be ensured by providing sufficient creep length given by L is equal to CHL, where C is the Bleak's coefficient for the soil. Different value of C for different type of soil are tabulated below. According to Bleak, अगर आप जो है against safety against piping जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं, यानी कि पाइपिंग से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने जो है सफिशिएंट क्रीप लेंथ जो है वो प्रोवाइड करना होगा, जो कि बराबर है L इज इक्वल टू CHL के। यानी कि जो क्रीप लेंथ है वो आपके पास बराबर कितना क्रीप लेंथ आपने प्रोवाइड करना है, C इंटू HL। C जो है ये आपके पास जो है ब्लीक्स कोफिशिएंट फॉर सॉइल है, ठीक है, और C की डिफरेंट वैल्यूज जो है डिफरेंट सॉइल्स के लिए नीचे जो टेबल है इसके अंदर जो है प्रोवाइड की गई है। डायरेक्टली आप जो है हेड लॉस को मल्टीप्लाई करेंगे इन C वैल्यू से, सो इतना क्रीप लेंथ जो है आपने जो है प्रोवाइड करना होगा टू इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। अगर आपके पास जो है फाइन सैंड है तो उसके लिए जो वैल्यू ऑफ C है वो 15 है, और जो सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू है वो आपके पास जो है 1/15 है, ठीक है। सिमिलरली जो कोर्स ग्रेड सैंड है उसके लिए C की वैल्यू 12 है, और सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू 1/12 है। इससे आप जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है डायरेक्टली जो है आप जो है फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि आपके पास जो HL/L है वो आपके पास बराबर है हो जाएगा इस इक्वेशन से 1/C के। सो 1/C जो है आपके पास C की वैल्यू ये है, सो आपके पास जो सेफ हाइड्रोलिक रेडियो आ जाएगी वो 1/15 आ जाएगी। सिमिलरली इसके लिए 1/12 आ जाएगी। अगर आपके पास जो है सैंड मिक्स्ड विद बोल्डर्स एंड ग्रेवल एंड लोम सॉइल है या नरम सॉइल है, तो उसके लिए जो C की वैल्यू है वो 5 to 9 है, यानी कि उसके लिए जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन 1/5 to 1/9। एंड अगर आपके पास जो है लाइट सैंड एंड मड है तो उसके लिए जो C की वैल्यू है वो 8 है, और उसके लिए जो सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लेस देन 1/8। नोट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज HL/L इज देन इक्वल टू 1/C। इस इक्वेशन से आपके पास जो है ये इक्वेशन आ जाएगी, HL/L इज इक्वल टू 1/C। Hence it may be stated that the hydraulic gradient must be kept under a safe limit in order to ensure safety against piping. अगर आप जो है अपने स्ट्रक्चर को जो है इंश्योर करना चाहते हैं अगेंस्ट पाइपिंग, उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपने जो है इंश्योर करना होगा सेफ्टी कि आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आपके पास जो है कम हो, आगे जो है इट शुड बी विद इन दी सेफ लिमिट्स होना चाहिए आपके पास। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इट मस्ट बी केप्ट अंडर अ सेफ लिमिट इन ऑर्डर टू इंश्योर द पाइपिंग अगेंस्ट पाइपिंग। आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आपके पास जो है अंडर सेफ लिमिट होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू है वो आपके पास या तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 1/C के। यानी कि आपके जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे HL/L, यानी कि हेड लॉस को जब आप डिवाइड करेंगे टोटल क्रीप लेंथ से, उससे आपकी जो पास जब जो वैल्यू आएगी वो या तो लेस होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 1/C के। तब आपके पास जो है आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहेगा अगेंस्ट पाइपिंग या अंडरमाइनिंग के। सिमिलरली टू इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव the bottom of the floor represent the residual uplift head of at each point. Say for example, if any point the ordinate of hydraulic line gradient line above the bottom of the floor is 1 meter, then 1 meter head of water will act as uplift at that point. अगर आपके पास जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है अगर आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की हेड है अगर वो फॉर एग्जांपल 1 मीटर है अबव द फ्लोर लेवल, तो आपके पास जो है इससे मुराद ये है कि आपके पास जो है उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है 1 मीटर हेड ऑफ वाटर विल एक्ट एज एन अपलिफ्ट उस पॉइंट के ऊपर। इफ h dash meter is this ordinate, then
water pressure equal to h dash meter will act at this point and has to be counterbalanced by the weight of the floor of thickness say t. सो अगर आपके पास जो है एच डैश मीटर जो है हेड ऑफ वाटर है, ठीक है, तो आपके पास जो है एच डैश मीटर ऑफ वाटर जो है एक्ट करेगा एज एन अपलिफ्ट. सो एच डैश मीटर हेड ऑफ वाटर को जो है आपका स्ट्रक्चर जो है काउंटर बैलेंस करेगा बाय वेट ऑफ द फ्लोर, जिसकी थिकनेस जो है टी के बराबर होगी. सो आपके पास जो टोटल अपलिफ्ट है वो आपके पास जो है बराबर होगा गेमा डब्ल्यू इंटू एच डैश के. गेमा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, जो सीपेज वाटर है उसका यूनिट वेट है, और एच डैश आपके पास जो है टोटल हेड है या ऑर्डिनेट ऑफ दैट हेड है. डाउनवर्ड प्रेशर जो है स्ट्रक्चर का जो कि वेट ऑफ द फ्लोर का है वो आपके पास जो है गेमा डब्ल्यू इंटू जी इंटू टी के बराबर है. इसमें आपके पास जो जी है ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लोर मटेरियल है, गेमा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और टी जो है थिकनेस ऑफ दैट फ्लोर है. इससे आपके पास जो है डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा. फॉर इक्विलिब्रियम गेमा डब्ल्यू इंटू एच डैश इज इक्वल टू गेमा डब्ल्यू इंटू जी टी. इसमें आपके पास जो है गेमा डब्ल्यू विल कैंसल आउट विद गेमा डब्ल्यू. H dash is equal to G into T. Now subtracting T on both sides we get H dash minus T into G into T minus T. इसमें से आप जो है T कॉमन ले लें. So H dash minus T divided by G minus 1 is equal to H. H divided by G minus 1. T is equal to H dash minus T divided by G minus 1. H dash minus T जो है आपके पास जो है H के बराबर है, जो कि आपके पास जो है ऑर्डिनेट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है अबव द फ्लोर मटेरियल. यानी कि आपके पास अगर उसको एच डैश से आप जो है टी की वैल्यू जो है माइनस कर ले, यानी कि थिकनेस ऑफ द फ्लोर माइनस कर ले, सो आपके पास जो है एच आ जाता है. सो आपके पास जो टोटल फ्लोर थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है वो आपने जो है प्रोवाइड करनी है एच डिवाइडेड बाय जी माइनस 1. सो इतनी थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है आप जो है प्रोवाइड करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक, तब आपके पास आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा अगेंस्ट अपलिफ्ट अकॉर्डिंग टू ब्लीच थ्योरी. इसमें आपके पास जो एच है वो आपके पास जो है हाइट है, हाइट ऑफ वाटर है या लिक्विड है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव द टॉप ऑफ द फ्लोर लेवल. यानी कि आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो है अपना स्ट्रक्चर की जो है सेफ्टी जो है इंश्योर करना चाहते हैं अगेंस्ट अपलिफ्ट, तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की हेड कितनी है, एच की वैल्यू उसकी कितनी है, तो वो जो है आपने जो है सबसे पहले जो है आप वो फाइंड कर लेंगे. जब वो आप फाइंड कर लेंगे तो उसको जो है आपने जो है डायरेक्टली जो है डिवाइड कर लेना है जी माइनस 1 से. इसमें आपके पास जो जी है वो आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लोर मटेरियल है, उससे आप जो है माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है, और एच को आप उससे डिवाइड कर लेंगे, सो आपके पास जो है टी की वैल्यू आ जाएगी. सो उतना थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है आपने प्रोवाइड करना होगा ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे अगेंस्ट द अपलिफ्ट प्रेशर. सो इस तरीके से ब्लीच ने जो है ये थ्योरी पेश की और उस सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग के लिए डिफरेंट इक्वेशंस प्रोवाइड की, और सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर के लिए भी जो है एक अलग इक्वेशन जो है प्रोवाइड की. सो इन इक्वेशंस को यूज करके आप जो है अपने स्ट्रक्चर की सेफ्टी जो है इंश्योर कर सकते हैं अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग या अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर अकॉर्डिंग टू ब्लीच थ्योरी. यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें. सर ये जो हम ये फ्लोर प्रोवाइड करेंगे सर, ये जो स्ट्रक्चर के अलावा ये फ्लोर होगा सर, उसके नीचे होगा ये? जी, आप जब डैम प्रोवाइड कर बनाते हैं, वियर बनाते हैं, तो उससे पहले आप जो है फ्लोर या बेड जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये उस फ्लोर की थिकनेस होगी या उस बेड की जो है थिकनेस होगी. ओके सर, थैंक यू. और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी नो सर. ओके, तो आप लोग का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे. अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप जो लोग जो है मीटिंग लीव कर लें.